नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी, टीजीटी और पीजीटी में नागरिक शास्त्र के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका पार्ट दूसरा है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो को देख सकते हैं। और सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान एक शंका समाधान यानी कि डाउट सेशन का होता है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इसमें की फीचर्स है आप देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा। और उसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट कराया जाएगा। लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार आप फैकल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप किसी अब कोर्सेज आप देख सकते हैं अवेलेबल अनअकैडमी पर। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्टिंग एवरीडे वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीसीएस का बैच यहाँ स्टार्ट होता है। और यूपीएसआई का बैच अवेलेबल है। बीईओ, आरओईआर, लेखपाल, ये सभी बैचेज अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराए जाते हैं। और इसमें यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 रुपये। और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5600। 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7000 रुपये पड़ेगा। और यदि आप 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 8400 में आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, जिसमें आपको 7560 रुपये देने पड़ेंगे यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले वाले पार्ट में हम लोग 50 प्रश्न तक देखे थे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। तो प्रश्न है आपका कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस विचारक का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह कथन हीगल का है। यानी कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है, तो हीगल का है। हीगल के अनुसार बताया गया था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण यानी कि पदक्षेप है। और हीगल के पुस्तक का जो नाम था वह था द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। ये याद रखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स RIGHTS। तो ये हीगल की पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने लिखा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है यानी कि पदक्षेप है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। तो यह आशीर्वादम ने कहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान, इनके पुस्तक का नाम क्या था, तो राजनीति विज्ञान इनके पुस्तक का नाम था। इसमें इन्होंने राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है कि ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर महोदय ने लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा है, तो यह आशीर्वादम ने कहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देखते हैं कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह जो है रॉबर्ट डहल की है। सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि औचित्यपूर्ण शक्ति है, तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सत्ता को जो है औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार जो है वह वैधता है। अगला जो प्रश्न है आपका मैकियावेली के अनुसार, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी है। हाब्स की भांति जो है मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति दी प्रिंस, उनकी जो पुस्तक का नाम था क्या था, द प्रिंस था, में जो है मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है। और मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण जो है वह क्या है, तो भय है। भय के कारण जो है वह अच्छे बनते हैं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प से हो जाएगा सभी। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है और ऐतिहासिक विधि, इन सभी। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। और नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए और मैकियावेली अपने युग का शिशु से जो है सुशोभित हुए। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने जो है राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है और ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का जो है प्रयास किया। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो यह जो है मैकियावेली ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। यहाँ शक्ति की अवधारणा सबसे पहले मैकियावेली ने दिया था। आधुनिक युग में जो है शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था और मैकियावेली ने ही जो है राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना था। अगला जो प्रश्न है, अब किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और न पालन करने पर हानि उठानी पड़ती है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था। सी ऑप्शन से हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द का पर्याय यानी कि वह आपका स्टेट होता है। इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। और इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था। तो नगर राज्य यदि पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा आपका अरस्तु, नगर राज्य अरस्तु हो जाएगा और राज्य जो है मैकियावेली। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो वह था मैकियावेली। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा सभी। यहाँ आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया गया है आर्ट ऑफ वार, बी है द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और सी है द प्रिंस। मैकियावेली के पूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं अपितु जो है उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित हैं। जैसे कि आपका आर्ट ऑफ वार है, उसके बाद है द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, उसके बाद द प्रिंस। मैकियावेली की जो है रचनाएं हैं। आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। आर्ट ऑफ वार का संबंध किससे है? तो युद्ध नीति से। और द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी वह राज्य प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। उसके बाद जो है द प्रिंस यह शासन कला के बारे में है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, मैकियावेली के अनुसार
तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से होगा। ए और बी दोनों। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। तो ए और बी दोनों जो है सही है मैकियावेली के अनुसार। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो वह था मैकियावेली। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाब्स। थॉमस हाब्स इनका पूरा नाम था। ये अंग्रेज दार्शनिक थे और लेवियाथन जो कि 1651 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हाब्स की पुस्तक का नाम जो है याद रखिएगा लेवियाथन। लेवियाथन इनके पुस्तक का नाम है। ये कब लिखा गया था तो 1651 में लिखा गया था। और प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हाब्स जो है पहले आधुनिक विचारक थे। तो यहाँ ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न अब आपका मैकियावेली समर्थक था। तो यह जो है आपका यहाँ डी ऑप्शन से होगा, इनमें से कोई नहीं। मैकियावेली उसकी यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेस में किया है और अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए किसने कहा है। तो यह मैकियावेली ने कहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकियावेली ने द प्रिंस जो कि मैकियावेली की एक रचना है में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आप कि किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। तो यह मैकियावेली ने ही कहा था। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो यह जो है एडमंड बर्ग, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्यक्तिवादियों की यह धारणा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है और नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है, सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। इसी संदर्भ में बर्क ने कहा है कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझीदार है। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है एडमंड बर्क। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ जो है आपका अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, ये जो है गलत है। प्लेटो जो है आदर्शवादी सिद्धांत दिया था। प्लेटो कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसने आदर्शवादी सिद्धांत का ये जो है प्लेटो विचारक था। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। उसके बाद सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो के द्वारा दिए गए थे, ये भी सही है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो जो था ये आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में प्लेटो की रचना जो है वह है रिपब्लिक, याद रखिएगा। रिपब्लिक में इसने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पैरेटो जो है ये अभिजात्य सिद्धांत और बर्ग अनुदारवादी सिद्धांत तथा हाब्स, लॉक, रूसो ये सभी जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक रहे हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला जो प्रश्न है आपका कि प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है।
अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आपका पहला दिया गया सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सही है। सुख एवं दुख गणक बेंथम, ये भी सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, ये भी सही है। और डी जो दिया गया लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजिल्स, ये जो है आपका गलत है। कि लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव जो है ये सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक थे V.I. लेनिन, इनका क्या नाम था, तो V.I. लेनिन इनका नाम था। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। कथन किसका है, तो यह रूसो का कथन है। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्लेटो जो है जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावनात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने जो है रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है कि शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि जो है रूसो ने ही रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी थी। तो यहाँ ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यह कथन किसका है, तो रूसो का है। अगला जो प्रश्न है आपका प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है। तो प्लेटो ने जो है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। डी विकल्प सही होगा। प्लेटो ने जो है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा जो है परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद में विभाजित किया। प्लेटो जो है शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अभी बताया गया है प्लेटो। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बीबियों के साम्यवाद की वकालत किसने की। सेम क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो के द्वारा जो है बीबियों के साम्यवाद की वकालत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है। तो अभी जो बताया गया है संपत्ति और पत्नियां दोनों, तो यहाँ आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला जो प्रश्न है आपका प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। तो वह है आपका पुरुष प्रधान परिवार। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो है पुरुष और स्त्री को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधानता को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुतिया का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा है कि कुतिया जो है कम शक्तिशाली कुत्ता से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुतिया से है, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। तो यहाँ जो है डी विकल्प से हो जाएगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। तो वह पुरुष प्रधान परिवार। अगला जो प्रश्न है आपका प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। तो यह है यहाँ डी ऑप्शन से होगा, उक्त सभी का उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद सभी का। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का पुस्तक का नाम जो याद रखिएगा, रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का जो है समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है और संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना यह क्रमशः समाजवाद और फांसीवाद का समर्थन है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है आपका राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है। तो यह जो है प्लेटो का है। डी विकल्प से हो जाएगा। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो कि समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार
राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब कि निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? तो वह था कार्ल पापर। डी ऑप्शन से हो जाएगा। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज एक पुस्तक है जिसमें पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है और उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है और विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? तो वह था कार्ल पापर। अगला प्रश्न है आपका कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्लेटो ने जो है राज्य में न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा के शासन को आवश्यक माना है और प्लेटो का कथन जो है इसी तथ्य को रेखांकित करता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका कि निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपका विचारक दिया गया है, दूसरी तरफ कथन दिया गया है, तो इनको जो है मिलान करना है। तो यहाँ जो है आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है मैकियावेली। मैकियावेली का कथन जो था, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो यहाँ जो है ए का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद बी दिया गया है मिल। मिल का जो कथन था, अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, यानी कि बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद सी जो दिया गया ग्रीन। ग्रीन महोदय का कथन है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यानी कि जो है सी का हो जाएगा पहला। उसके बाद डी है बेंथम। बेंथम महोदय का कथन था पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, यानी कि डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। 3 4 1 2 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है यहाँ सही है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ भी जो है एक तरफ कथन दिया गया है, दूसरी तरफ जो है विचारक। तो मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ए दिया गया है आपका तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। तो यह कथन जो है किसका है? तो यह हॉब्स का कथन है, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। और बी दिया गया व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यह कथन जो है आपका रूसो का है, बी का हो जाएगा चौथा। उसका सी है उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। यह कथन किसका है? तो यह बोंदा का कथन है, सी का हो जाएगा पहला। और डी है राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह कथन किसका है? तो मिल का है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं विकल्प ए ही जो है सही है आपका, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ अवधारणाएं दिया गया है, दूसरी तरफ विचारक दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसके, यानी कि कौन से विचारक द्वारा दिया गया था? तो ये बोसांके के द्वारा दिया गया था, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। बी है राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, यह दिया गया था कैल्सन के द्वारा, तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसको सी है दार्शनिक उग्रवाद, यह बेंथम के द्वारा दिया गया था, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी है नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, यह जो है मैकियावेली के द्वारा दिया गया था, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे ही हो जाएगा। 4 3 2 1 ए विकल्प जो है सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था? तो यह जो है हॉब्स के द्वारा जो है कहा गया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक जो है वास्तविक सुदृढ़ शासन की स्थापना हो सकती थी, तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब आपका राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका
बी ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य साध्य का एक साधन है। अगला जो प्रश्न है आपका कि राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है, तो यह उदारवाद का सिद्धांत है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है और राज्य विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मानकर साधन माना जाता है। यह जो है उदारवाद का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है अब, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है? तो यह जो है आपका जेलिनेक का कथन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ विचारक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मैं राज्य हूँ, यानी कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है, यानी कि किस विचारक का? तो लुई 14वें का ये कथन है, मैं ही राज्य हूँ। सॉरी, ये कथन किसका है? तो लुई 14वें का है। ये का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद जो है राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है, राज्य व्यक्ति से पहले है, तो बी हो जाएगा आपका दूसरा, यानी ख का दूसरा। उसके बाद ग दिया गया है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये पहले भी जो है बताया गया है, यह कथन जो है WG हीगल का है। तो यह कथन किसका है? तो हीगल महोदय का है। गय का हो जाएगा चौथा, यानी कि सी का चौथा। उसके बाद घ दिया गया है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह जो है किसका विचार है? तो यह जो है आपका प्लेटो का है, यानी कि घ का हो जाएगा पहला, यानी कि डी का पहला हो जाएगा। तो 3 2 1 4 सॉरी 3 2 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा 3 2 4 1। तो आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है यहाँ से हो जाएगा 3 2 4 1। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? तो अभी जो है बताया गया है, ये प्लेटो के द्वारा जो है कहा गया था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। अगला प्रश्न है आपका, कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी कि व्यक्ति से पहले है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु कहता है कि जिस प्रकार प्रणाली में पहले शरीर का निर्माण होता है तथा उसके बाद अंगों का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार पहले राज्य आता है तथा उसकी शाखाएं बाद में। अरस्तु आगे कहता है कि यदि व्यक्ति का हाथ कट जाए तो वह शरीर के बिना निर्जीव अर्थात नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राज्य के बिना सामान्य मानव का कोई जो है अस्तित्व नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने। अरस्तु ने सर्वप्रथम जो है शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया था। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अभी जो है बताया गया अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम जो है राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। जैसे कि एक व्यक्ति का शासन जो है सामान्य रूप से राजतंत्र कहलाता है, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र कहलाता है, बहुत से व्यक्तियों का शासन मध्य वर्ग तंत्र यानी कि जनतंत्र कहलाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ सही हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त सभी लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र। अरस्तु ने जो है शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर जो है सरकारों का वर्गीकरण किया है। शासन का उद्देश्य यदि लोक कल्याण है तो वह जो है अच्छा रूप है, यदि स्वार्थ पर आधारित है तो वह विकृत रूप है। जैसे लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने जो है सरकार का विकृत रूप माना है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है आपका कि अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर जो है अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है आपका कि अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास का परिणाम है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार राज्य, तो यहाँ सही हो जाएगा आपका डी विकल्प, एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में जो है आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। और पॉलिटिक्स
और द कॉन्स्टिट्यूशन ये अरस्तु के द्वारा लिखे गए 2 राजनीतिक विषय के ग्रंथ हैं। तो नाम जो है दोनों का याद रखिएगा, पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों जो है अरस्तु के द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है? तो ये जो है पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की एक रचना है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, अरिस्टोटल के अनुसार यानी कि अरस्तु के अनुसार, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो दोस्तों जो है ये था आपका नागरिक शास्त्र का जो है पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है वहाँ आप जो है सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।